नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये जो है आपके पाठ्यक्रम में यानी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगाई गई हैं उनमें से ये पहली कहानी है। और आज से हम लोग कहानियाँ पढ़ना शुरू करेंगे और इसी क्रम में हम लोगों को सारी कहानियाँ पढ़नी है। हम लोगों ने ये बहुत वेट कर लिया कि सिलेबस कब बदलेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे। इसके चक्कर में हम लोगों ने अपना दिसंबर गंवाया है। दिसंबर के बाद आधी जनवरी भी हम लोगों ने गंवा दी है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। जो चीज़ें बदलती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, उनको बाद में देख लेंगे। अगर कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी तो उनको पढ़ लेंगे और पढ़ी हुई चीज़ें अगर बदल जाएंगी तो पढ़ने में कोई नुकसान है नहीं। खैर, अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और सारी कहानियां हम लोगों को जितनी सिलेबस में लगाई गई हैं पढ़नी है। निबंध पढ़ने हैं, उपन्यास पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी पहली कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी को हम लोग पढ़ें उससे पहले एक छोटा सा परिचय हम जान लेते हैं। जो ये कहानी लिखने वाली हैं, यानी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कहानीकार के बारे में। तो ये जो कहानी है वो राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी हुई कहानी है। और ये हिंदी में जो है बंग महिला इस छद्म नाम से जो है साहित्य का सृजन किया करती थी। तो ये लोग भी आप याद रखिएगा, ये जो है राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला दो अलग महिला कहानीकार नहीं है, ये राजेंद्र बाला घोष का ही नाम है। और हिंदी में ये बंग महिला के छद्म नाम से कहानियां करती थीं। इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो उपनाम थे उनमें से एक इनका नाम रानी था। और इनको जो है चारुबाला नाम से लोग प्यार से पुकारते थे। तो ये भी इनका उपनाम हो जाएगा। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इनकी और कहानियों के बारे में। जो अपनी आज की कहानी है वो 1904 चंद्रदेव से मेरी बातें है ही। और 1906 में इनकी कहानी है कुंभ में छोटी बहू। और 1907 में है दुलाई वाली, जो आपके सिलेबस में लगी है। ये राजेंद्र बाला घोष की दोनों कहानियां हम लोगों को पढ़नी है, अपने सिलेबस में है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। भाई बहन भी इनकी कहानी है। और हृदय परीक्षा 1915 में ये भी इनकी कहानी है। तो ये जो है थोड़ा सा लेखिका के बारे में परिचय हो गया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो अब जो है हम लोग थोड़े से तथ्य कहानी के बारे में जान लेते हैं। और इसी क्लास में कहानी का आपको अक्षर सह पाठ भी सुनने को मिलेगा। यानी पूरी कहानी आपके सामने पढ़ी जाएगी, पहले अक्षर से लगा के आखिरी अक्षर तक। यानी अब पीडीएफ वगैरह का कोई झंझट नहीं। आप खाली क्लास में बने रहिए और एक क्लास में आपको कहानी के बारे में जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो हम लोग अब बात करेंगे अपनी कहानी के बारे में। जो अपनी कहानी का प्रकाशन वर्ष है वो 1904 ईस्वी है। यानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी प्रकाशित हुई थी पहली बार वो 1904 में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये कहानी जब पहली बार प्रकाशित हुई थी तो एक निबंध के तौर पे प्रकाशित हुई थी। ये कहानी पहली बार निबंध के तौर पे प्रकाशित हुई थी। लेकिन बाद की कई पत्र पत्रिकाओं ने इस कहानी को कहानी के रूप में प्रकाशित किया। तो ये चीज आपको समझ में आई। ये कहानी पहली बार 1904 में सरस्वती पत्रिका में एक निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में जो है इसको कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। और इस कहानी के ऊपर शिव शंभू के चिट्ठे जो कि जो है उनके निबंध हैं, इनका जो है प्रभाव परिलक्षित किया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। विशेष बात यह है कि ये जो है हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कही जाती है। ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। और इस कहानी में कहानीकार ने तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। अगर बात की जाए कि ये कहानी की शैली कैसी है, तो ये कहानी जो है एक पत्रात्मक कहानी है। जब आप कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं तो कहानी जिस तरीके से शुरू होती है आपको लगेगा कि मैं जो है कोई पत्र पढ़ रहा हूं। तो ये जो है पत्रात्मक कहानी
की शैली में इसको जो है रखा जाता है। कुछ हम लोग और बातें करेंगे कहानी के बारे में, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे थोड़ी सी बात हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कर लेते हैं, हालांकि भी हम लोग पूरी कहानी पढ़ने वाले ही हैं। तो इस कहानी में जो है इस देश की बदहालत आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। और इस कहानी में बिजली के माध्यम से, इस कहानी बिजली यानी लाइट या दामिनी, बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का भी चित्रण देखने को मिलता है। कैसे चित्रण मिलता है, बने रहिए साथ में, जब हम लोग कहानी पढ़ रहे होंगे तब हम लोग ये बात देख लेंगे। और इस कहानी में पदोन्नति की सिफारिश में चाटुकारिता का भी जो है वर्णन किया गया है। और ये कहानी जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, ये जो है एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया गया था। और फिर उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन होने के बाद ये कर्जन बंगाल में ही बने रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी, पसंद नहीं करती थी। तो लेखिका ने ये बात कही चांद से है, मतलब कहानी के केंद्र में चांद है, वो चंद्रदेव से अपनी बातें कहती है, लेकिन वो सारी बातें लगभग लॉर्ड कर्जन के ऊपर ही हैं। जैसे लेखिका कहती है कि आप इतने समय से एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट यानी विभाग में ट्रांसफर यानी बदली नहीं होती? तो ये चंद्रदेव से वो कह रही हैं, लेकिन वो एक तरीके से लॉर्ड कर्जन से कह रही हैं। तो इस तरीके की ये कहानी है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कहानी है क्या। अगर हम बात करें कहानी में कितने पात्र हैं, तो इस कहानी में लगभग मुख्य तरीके से दो ही पात्र हैं, दो ही पात्र, और एक दो पात्रों का और जिक्र आता है, उनमें से धन्वंतरी हो गए इस तरीके से, लेकिन मुख्य पात्र दो हैं, एक चंद्रदेव हैं और एक लेखिका है। दोनों जो है, लेखिका जो है अपनी सारी बातें चंद्रदेव से करती है। तो ये दो पात्र हैं, एक चंद्रदेव और एक लेखिका। इस कहानी में कुछ विद्वानों के कथन है इस कहानी के बारे में, जैसे गोपाल राय इस कहानी के बारे में कहते हैं कि व्यंग आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना जाता है। इस कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। तो ये गोपाल राय का कथन है। भवदेव पांडे जो है इस कहानी के बारे में कहते हैं कि बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथा बनाया। तो ये जो है गोपाल राय का कथन हो गया और भवदेव पांडे का कथन हो गया। तो ये सारी चीजें जो हो सकती थी कहानी के बारे में आपकी परीक्षा में आने लायक, वो आपको बता दी गई। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपनी कहानी, और जो है आराम से कहानी सुनिए, उसके जो है जो गहरे तथ्य हैं उनको आत्मसात करिए, उनको याद करिए, और कहानी पढ़ते हुए अपने आप से प्रश्न करने की कोशिश करिए कि ये भी प्रश्न आ सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। हर लाइन को पढ़िए और अपने मस्तिष्क में सेट करिए कि इससे क्या कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि कहानी से जो अब प्रश्न आने शुरू हुए हैं वो इसी तरीके से प्रश्न आने शुरू हुए हैं। पहले के ज़माने में जितना मैंने इस समय तक आपको पढ़ा दिया, अगर आपका इतना पढ़ा होता था, यानी कहानी के बारे में मोटी मोटी चीज़ें अगर आपकी पढ़ी होती थी, तो आपका आराम से पेपर हो जाता था। लेकिन अब तो आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, कविताएं पढ़नी पड़ेंगी, जिस तरीके से प्रश्न आने शुरू हुए हैं। खैर, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरू करते हैं अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही
और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में यानी कि महकमे में ट्रांसफर यानी कि बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव। क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही कैसा। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे। अतएव आपसे सादर करती हूं कि एक बार कृपा कर भारत को तो देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूं कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे यानी कि छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के साथ न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद, वासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं वाहन उतने भी हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला अग्निदेव के माथे मढ़ दिया गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों
सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज से संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। हरि पदोद्भवा त्रैलोकवासिनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, यानी गंगा की बात। वह अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित एवं सविनय आहूत करती हूं। संभव है कि आप संभव है यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल बप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो पा सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति काल से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख से कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई। आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है, पर आप तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है। जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूं कि आप अपने हृदय के इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोग एक अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रति 10 वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में से जो 2-4 महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी।
यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरि महाशय को, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेते आवें। आशा है कि धन्वंतरि महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून यानी कि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ के वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लें। जब प्लेग महाराज ने अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनका अनुकूल या प्रतिकूल एक भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला, यह